बच्चों भूगोल विषय कक्षा 12 इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे बच्चों अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है भू संसाधन तथा कृषि। इसके भाग 1 के अंतर्गत हमने पढ़ा बच्चों कि भू संसाधन क्या होता है, भू राजस्व विभाग द्वारा 9 वर्गों में भूमि को किस प्रकार से बांटा गया था और भू उपयोग परिवर्तन किस प्रकार से होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा बच्चों साझा संपत्ति क्या होती है। आज के पार्ट 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों हम कि भारत में कृषि भू उपयोग किस प्रकार से होता है। इसके अलावा भारत में उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलों का भी हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। भारत में कृषि भू उपयोग। भारत में कृषि का भू उपयोग किस प्रकार से होता है। यहाँ पर देखने वाली विशेष बात यह है बच्चों कि कृषि से संबंधित जो भू उपयोग होता है वो हमारे यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ होता है, साथ ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका महत्व अत्यधिक होता है। यह प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न लोगों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि प्राथमिक क्रियाकलापों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कृषि आती है, पशुपालन आता है, मत्स्य पालन आता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा खनन आता है या वनों से प्राप्त उपज आती है। इस प्रकार के अनेक प्रकार की और भी जो डायरेक्ट प्रकृति से संबंधित अर्थात भूमि से संबंधित जो कार्य है वो प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल किए जाते हैं। तो इन प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल जो कार्य है वो सीधे तौर से भूमि उपयोग से संबंधित होते हैं। इसलिए यहाँ पर भूमि उपयोग जो है वो प्राथमिक क्रियाकलापों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है बच्चों। इसके साथ ही देखते हैं कि कृषि में भी भूमि का महत्वपूर्ण कारक है, आधारभूत कारक है कृषि, ठीक है बच्चों। यहाँ पर तीसरी जो बात है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप मृदा से सीधे रूप से जुड़ा हुआ होता है। यदि किसी क्षेत्र की मृदा अच्छी है, अधिक उपजाऊ है, तो उस क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास उन्नत तरीके से हो सकेगा। यदि किसी क्षेत्र का मृदा अच्छी नहीं है, किसी क्षेत्र की मिट्टी अच्छी नहीं है, तो वहाँ का सामाजिक और आर्थिक विकास कमज़ोर हो सकता है, ठीक है। तो सीधे तौर से ये मृदा सामाजिक और आर्थिक विकास को परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कृषि और दूसरे प्रकार के जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं उनमें मृदा या फिर यूँ कहूँ भूमि उपयोग का अत्यधिक महत्व है। इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, जो कृषिगत क्षेत्र है अर्थात क्षेत्र जो एग्रीकल्चर में हमारा काम आ रहा है वो क्षेत्र लगभग फिक्स होता है, अर्थात उसमें बहुत ज़्यादा हम परिवर्तन नहीं कर सकते सकारात्मक रूप से। इसलिए हमने यह बताया कि निवल बोए गए क्षेत्र की संभावना सीमित है, अर्थात जो क्षेत्र है नेट एग्रीकल्चर जो एरिया है वो सीमित है, इसमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक परिवर्तन हम नहीं कर सकते, ठीक है। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों में, पिछली क्लास में भी हमने देखा था कि कुछ सालों में हमने तकनीक के माध्यम से इसमें सकारात्मक परिवर्तन किया है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि भूमि बचत प्रौद्योगिकी अपनानी होगी, अर्थात यदि बढ़ती हुई जनसंख्या और परिवर्तित खाद्यान्न ज़रूरतों को यदि हमने पूरा करना है तो क्या करना होगा, भूमि बचत प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो क्षेत्र है ये एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है वो कैसा है, सीमित है, ठीक है बच्चों। जो निवल बोया गया जो क्षेत्र है वो सीमित होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भूमि बचत प्रौद्योगिकी अपनानी होगी। अब ये भूमि बचत प्रौद्योगिकी क्या होती है बच्चों, भूमि बचत प्रौद्योगिकी के अंतर्गत ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंतर्गत हम अत्यधिक मात्रा में कृषिगत उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर 2 प्रकार की हमने भूमि बचत प्रौद्योगिकी बताई, एक तो है उत्पादकता बढ़ाना, दूसरा है कृषि गहनता। उत्पादकता बढ़ाने का मतलब होता है बच्चों, एक ही क्षेत्र में यदि कोई ये क्षेत्र है बच्चों, एक ही क्षेत्र में यदि अत्यधिक मात्रा में उत्पादकता बढ़ाई जाए, माना कि बच्चों यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि माना कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कोई फसल हो रही है, गेहूं की फसल मान लेते हैं यहाँ पर हम, ठीक है बच्चों, और 100 कुंटल यहाँ पर फसल हो रही है, ठीक है, 100 कुंटल यहाँ पर फसल
हो रही है। अब 100 कुंटल फसल को इस क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने का अर्थ होता है कि यहाँ पर किस प्रकार से 100 से 110 या 120 कुंटल फसल हम प्राप्त कर सके, इस प्रकार की तकनीकी इस्तेमाल करना। अब इसमें विभिन्न प्रकार की तकनीकी हो सकती है, जैसे हरित क्रांति के पश्चात हमने देखा रसायनों का प्रयोग या उन्नत बीजों का प्रयोग या इस प्रकार की कोई दूसरी प्रकार के कार्य जिससे उत्पादकता बढ़ सके। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा उत्पादकता बढ़ाने की वाली प्रौद्योगिकी। दूसरा है कृषि गहनता। कृषि गहनता के अंतर्गत देखते हैं बच्चों कि एक ही कृषि वर्ष में अधिक फसलें प्राप्त करना, उसे कहते हैं कृषि गहनता। ठीक है, इसकी एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों, कृषि गहनता बराबर सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुना में 100, यहाँ प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। अर्थात सकल बोया गया क्षेत्र का मतलब होता है कि एक ही जो क्षेत्र है, माना कि ये कोई क्षेत्र है, यह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाएगा। और इसके अंतर्गत यदि हम दोगुनी या तिगुनी फसल, या मैं कहूँ कि एक वर्ष में 2 फसल प्राप्त करना या 3 फसल प्राप्त करना, इस प्रकार के एक से अधिक जो फसल प्राप्त की जाती है वो कहते हैं सकल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो हमने 2 प्रकार के प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे बच्चों, उत्पादकता बढ़ाना और कृषि गहनता। इन 2 प्रकार की यदि प्रौद्योगिकी का हमने उपयोग किया तो हम क्या है, कृषिगत जो उत्पाद है उनकी बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और परिवर्तित खाद्यान्न जरूरतों को, आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देखते हैं कि यहाँ पर जो समस्त कृषिगत योग्य भूमि की संरचना किस प्रकार से है। हमने पिछली इसमें देखा था कि भूमि तो यहाँ पर सीमित है। ठीक है बच्चों, तो सीमित भूमि को किस प्रकार से हम अधिक से अधिक उपयोग में लाया जा सके। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था बच्चों, कृषि योग्य जो बंजर भूमि है वो लगभग 8% थी 1950-51 में, और 2014-15 में ये घट करके 4% हो गई थी। पुरातन प्रतिभूमि 6.1 से 3.6, वर्तमान प्रतिभूमि 3.7 से 4.9, और निवल बोया गया क्षेत्र यह है 41.7 से 45.5% था। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है बच्चों कि 1950-51 से 2014-15 के अंतर्गत रिपोर्टिंग जो क्षेत्र है, जो टोटल जो क्षेत्र है, संपूर्ण जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर किस प्रकार की भूमि है। टोटल यदि मैं बात करूं सकल कृषि योग्य भूमि, अर्थात वह भूमि जहां पर निवल बोया गया क्षेत्र हो या फिर वो परती छोड़ी गई हो, परती किसी भी प्रकार की हो सकती है, वर्तमान परती, पुरातन परती या कृषि योग्य बंजर भूमि, इन तीनों प्रकार के साथ में निवल बोया गया जो क्षेत्र है, अर्थात चारों प्रकार का जो टोटल ऐड है, टोटल यदि हम देखेंगे तो सकल कृषि योग्य भूमि होगी, और यह 59.5% से घट करके 58% पर आ गई है। ठीक है बच्चों, तो यह एक चिंताजनक बात हो सकती है कि हमारा जो सकल कृषि योग्य भूमि है वो 59.5 से घट करके 58% पर आ गया है। इसके विपरीत में बात करूं बच्चों तो यहाँ पर यदि मैं संपूर्ण कृषिगत योग्य भूमि जो उसका प्रतिशत बात करूं, यदि हम इसको 100% मान ले तो यहाँ पर 13 से घट करके 6.8 यहाँ पर कृषि योग्य बंजर भूमि हुई। अर्थात कृषि योग्य बंजर भूमि में हमने गिरावट देखी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि पिछले कुछ सालों से तकनीक के माध्यम से हमने परती या बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया है। साथ ही हमने देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर पुरातन परती भूमि में भी कमी आई है, लेकिन वर्तमान परती भूमि में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, वर्तमान परती भूमि में बढ़ोतरी क्यों हुई? एक तो वर्षा की अनियमितता। ठीक है बच्चों, अनियमित रूप से आने वाली बरसात, कभी मानसून आ जाता है, कभी अच्छा आ जाता है, कभी बुरा आ जाता है, कभी कभी अकाल वाली कंडीशन भी हो जाती है। इस वजह से वर्षा की अनिश्चितता, ठीक है, और फसल चक्र, इन दोनों कारणों से हमने देखा कि वर्तमान परती भूमि बढ़ोतरी देखी गई है। इसके साथ ही देखते हैं बच्चों निवल बोया गया जो क्षेत्र है वो 70% से बढ़कर के 78% हो गया है। यह सब होने वाले भारत के अंदर विकास और आने वाली नई नई तकनीकी के कारण पाया गया है। ठीक है बच्चों, तो इस टेबल के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इनमें 1950-51 से 2014-15 के अंतर्गत बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि भारत में फसल ऋतुएं कौन कौन सी होती है।
फसल के अंतर्गत कौन कौन सी ऋतुएं होती है? पहली है बच्चों खरीफ, दूसरी है रबी और तीसरी है जायद। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें होती है? उष्ण कटिबंधीय फसल जो होती है बच्चों वो खरीफ के अंतर्गत होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय अर्थात जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक ये खरीफ की फसल बोई जाती है। इसके अंतर्गत चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि अनेक प्रकार की फसलें खरीफ फसलों में शामिल की जाती है। ठीक है बच्चों। दूसरा है रबी, शरद ऋतु में अक्टूबर नवंबर अर्थात सर्दियां जैसे ही स्टार्ट होती है उस समय यदि जो फसल बोई जाती है उसे क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। से प्रारंभ होकर के मार्च अप्रैल में यह समाप्त हो जाती है। विशेष रूप से शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जो फसल है जैसे गेहूँ, चना, सरसों आदि जो फसल है वो रबी की फसल के अंतर्गत होती है। ये जो रबी की फसल के अंतर्गत जो फसलें होती है बच्चों वो उस प्रकार की फसलें होती है जो शीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय फसल होती है, अर्थात उसमें गर्मी की कम जरूरत पड़ती है, तापमान की कम आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, इस वजह से यहाँ रबी के समय में इनको बोया जाता है, जबकि खरीफ के फसलों में तापमान की अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए इनको जून जुलाई से बो करके अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है बच्चों, दोनों में बेसिक ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा तीसरे प्रकार की जो फसल होती है बच्चों जायद, ये सभी जगह ना होकर के कहीं कहीं जहाँ सिंचित क्षेत्र होता है उन्हीं स्थानों पर ये जायद फसल प्राप्त की जाती है। और विशेष रूप से यह अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल है जो रबी की कटाई जैसे ही इस रबी फसल होती है मार्च अप्रैल में कट जाती है, इसके पश्चात अप्रैल से जून के महीना जो 2-3 महीने जो होते हैं बच्चों वो खाली रह जाते हैं और उस समय में जायद की फसल की जाती है। लेकिन यहाँ विशेष रूप से देखने वाली बात है बच्चों कि जायद की फसल उन्हीं स्थानों पर होती है जहाँ सिंचित क्षेत्र हो, अर्थात सिंचाई की सुविधा जिन स्थानों पर है वहीं पर ही जायद की फसल प्राप्त होती है। इसमें कौन कौन सी? तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे की फसल इनमें मुख्यतया होती है, क्योंकि इनका समय पीरियड कम होता है, समय कम होता है अप्रैल से जून तक, जबकि ये दोनों मुख्य प्रकार की फसलें प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा भारत में फसल ऋतुएं कौन कौन सी है। इसी के बाद देखते हैं कि कृषि ऋतु के अंतर्गत कौन कौन सी फसल कहाँ कहाँ प्राप्त करते हैं। खरीफ की फसल के अंतर्गत मैं बात करूं बच्चों तो उत्तरी भारत के जो राज्य हैं उनमें चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, ये उत्तरी भारत के राज्यों में इस प्रकार की फसलें खरीफ के अंतर्गत प्राप्त होती है। जबकि इसी समय दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, ज्वार तथा मूंगफली प्राप्त की जाती है। रबी के अंतर्गत बच्चों गेहूं, चना, तोरई, सरसों और जौ ये प्रमुख फसलें हैं उत्तरी भारत के अंतर्गत, जबकि दक्षिणी भारत में चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। ठीक है बच्चों, जायद के अंतर्गत देखते हैं वनस्पति, सब्जियां, फल, चारा फसलें, और दक्षिण भारत में चावल, सब्जियां, चारा फसलें आदि दक्षिण भारत में प्रमुख फसलें जायद होती है। अब यहाँ देखने से पता चल रहा है बच्चों कि चावल तीनों ही प्रकार के दक्षिण भारत में चावल तीनों ही प्रकार की कृषि ऋतुओं में प्राप्त की जा रही है। इसके क्या कारण हैं बच्चों? इसके कारण हैं कि यहाँ पर तापमान में जो विभिन्न प्रकार की भिन्नता नहीं पाई जाती, अर्थात यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत रूप से उच्च बना रहता है, और उच्च बने रहने के कारण यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को दर्शाता है। और यहाँ पर चावल 3 फसलों में, एक वर्ष के अंदर 3 फसलों में प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, तो उत्तर राज्य और दक्षिणी जो राज्य हैं उनमें भी प्रमुख फसलों में अंतर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमने देखा कि कृषि ऋतु में किस प्रकार की फसलें प्राप्त कौन सी ऋतु में होती है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि कृषि के प्रकार, कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं, किसके आधार पर? आर्द्रता के स्रोत के आधार पर। आर्द्रता के स्रोत के आधार पर कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं। तो कृषि को हमने 2 भागों में बांटा है आर्द्रता के स्रोत के आधार पर, सिंचित कृषि और वर्षा पर निर्भर या बारानी कृषि। जो वर्षा पर निर्भर कृषि होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? बारानी कृषि कहते हैं। ठीक है, तो सिंचित कृषि को भी हमने 2 भागों में बांटा बच्चों, रक्षित सिंचाई कृषि और उत्पादन सिंचाई कृषि। यहाँ पर रक्षित सिंचाई कृषि से क्या तात्पर्य है? रक्षित सिंचाई कृषि का मतलब होता है कि ऐसी
फसलें जो यदि हम सिंचाई नहीं करें तो वो उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात उनकी रक्षा ही सिंचाई की वजह से हो सकती है। यदि हम सिंचाई नहीं करें तो उन क्षेत्रों में फसल प्राप्त नहीं की जा सकती। दूसरा है उत्पादन सिंचाई कृषि, ऐसी फसलें, ऐसी कृषि जिनमें ज़्यादा उत्पादक प्राप्त करने के लिए सिंचाई की जाती है। मान लो पहले 50 कुंटल हमें उत्पादन मिल रहा है और सिंचाई करने से यदि हमें 70 कुंटल अनाज मिल रहा है तो वो किस प्रकार की कृषि होगी? उत्पादन सिंचाई कृषि कहलाएगी। तो यहाँ पर उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन उस उत्पादन में यदि बढ़ोतरी करनी है, वृद्धि करनी है, तो हमें इस प्रकार की कृषि अपनानी होगी। दूसरी तरफ रक्षित सिंचाई कृषि के अंतर्गत यदि हम सिंचाई नहीं करेंगे तो वहाँ उत्पादन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो ये दो प्रकार के देखिए हमने सिंचित कृषि के अंतर्गत। दूसरी तरफ हम देखते हैं बारानी कृषि या वर्षा निर्भर कृषि के अंतर्गत भी दो प्रकार हैं, शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। शुष्क भूमि कृषि बच्चों 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर शुष्क भूमि कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ पर विशेष रूप से मोटा अनाज, इसके अंतर्गत रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, इस प्रकार की फसलें यहाँ पर शुष्क भूमि कृषि में की जाती है। आर्द्र कृषि भूमि में चावल, जूट, गन्ना आदि इस प्रकार की फसलें होती है जहाँ आर्द्र कृषि अर्थात अधिक जल की आवश्यकता होती है, उन क्षेत्रों में यह आर्द्र भूमि कृषि की जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के एक चार्ट के द्वारा हमने आर्द्रता के स्रोत के आधार पर कृषि का वर्गीकरण किया है। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि खाद्यान्न फसलें किस प्रकार की होती हैं। खाद्यान्न फसलें अर्थात उन फसलों से हम क्या है खाते हैं, खाने की हमारे काम आती है। ये दो प्रकार की हो सकती है बच्चों, अनाज और दाल। ये हम सभी जानते हैं कि अनाज और दाल खाद्यान्न के रूप में काम लिए जाते हैं। पहला है बच्चों अनाज। भारत में बोए गए अर्थात टोटल जो बोए गए क्षेत्र हैं उसके 54% भाग पर अनाज उत्पन्न किए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर सर्वाधिक रूप से अनाज उत्पन्न किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं बच्चों? एक तो हमारी जनसंख्या का आकार बहुत विशाल है, तो उसको आपूर्ति करने के लिए अनाज उगाना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब इसमें भी कौन कौन से अनाज होते हैं? उत्तम अनाज अर्थात गेहूं और चावल को उत्तम अनाज बोलते हैं, और मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि क्या है मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम प्रत्येक फसल को देखेंगे कि वो किस प्रकार की फसल है और कहाँ उनका उत्पादन किया जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत हम देख रहे हैं बच्चों, पहला है चावल। चूँकि सर्वाधिक मात्रा में चावल का उपयोग किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? चावल। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है अर्थात यह इसमें तापमान की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी और साथ में आर्द्रता की मात्रा भी ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि वर्षा की मात्रा भी अधिक और तापमान की मात्रा भी अधिक, दोनों की मात्रा अधिक जहाँ होगी वहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाएगा। तो उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। पूर्वी भारत के आर्द्र क्षेत्रों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क सिंचित क्षेत्रों में यह की जाती है। देखो पूर्वी भारत में हम जानते हैं कि पूर्वी भारत में ज़्यादा वर्षा होती है, इस वजह से वहाँ पर तो नेचुरल रूप से चावल उत्पादन किया जाता है, लेकिन पश्चिम और विशेष रूप से उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, सिंचाई के कारण से, सिंचाई के द्वारा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में खरीफ के रूप में यह चावल की फसल प्राप्त की जाती है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन यहाँ पर किस प्रकार के सिंचित क्षेत्र में की जाती है, जबकि पूर्वी भारत और उत्तर पूर्व भारत के अंतर्गत यह प्राकृतिक रूप से क्षेत्र होने के कारण, आर्द्र क्षेत्र होने के कारण वहाँ पर प्राकृतिक रूप से होता है अर्थात वर्षा आधारित होता है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण राज्यों और पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में 3 फसलें प्राप्त की जा सकती है। तो दक्षिणी भारत और पश्चिम बंगाल में 3 फसलें प्राप्त की जा सकती है, और पश्चिम बंगाल में इसका नाम होता है ओस, अमन और बोरो। जो 3 फसल प्राप्त करते हैं उनका नाम किस प्रकार से है बच्चों? ओस, अमन और बोरो। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है, अर्थात 25% से अधिक क्षेत्र में 25% से अधिक क्षेत्र में चावल बोया जाता है। टोटल देश के शस्य क्षेत्र के अर्थात बोया गया जो क्षेत्र है टोटल भारत का, उसके 25% से अधिक भाग में चावल बोया जाता है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में है।
सबसे ज़्यादा जो बोया गया क्षेत्र है किस फसल का है बच्चों? चावल का है। अब देखते हैं भारत में कौन कौन सी जगह पर चावल उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस चित्र के द्वारा हमें दिखाई दे रहा है कि एक तो मेजर एरिया, मुख्य क्षेत्र कौन से है, जो गहरा रंग है बच्चों वो मुख्य क्षेत्र है, और माइनर एरिया अर्थात गौण क्षेत्र कौन सा है, जो हल्का रंग है वो इसके गौण क्षेत्र है। देखने से स्पष्ट पता चल रहा है कि दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र या दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, यहाँ पर भारी मात्रा में चावल उत्पादन किया जाता है। संपूर्ण पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत यदि देखो तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में उत्तर भारत, और ये पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, यहाँ पर भी सिंचाई के द्वारा चावल उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, संपूर्ण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का हिस्सा, इस प्रकार से अधिकतर क्षेत्र में विशेष रूप से दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में चावल उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसे देखना है और अपने मैप में इसे अंकित भी करना है। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि गेहूं की दूसरा नंबर है गेहूं की फसल। गेहूं, अब बच्चों यहाँ पर देखने वाली बात है कि गेहूं की फसल किस प्रकार की है? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। अब शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है अर्थात रबी की फसल के रूप में प्राप्त होगी। यहाँ पर जब भारत में सर्दियाँ होगी, सर्दियाँ कब होती है? अक्टूबर नवंबर के, तो उस समय रबी की फसल होती है, और रबी की फसल होने के कारण यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता होगी। अब सिंचाई की आवश्यकता क्यों होगी? हम सब जानते हैं बच्चों कि भारत में मुख्य रूप से जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून जून के महीने में आता है। अब जून के महीने में यदि मानसून आता है बच्चों, तो जून के महीने की जो फसल होती है, खरीफ की फसल होती है उस समय की, तो खरीफ की फसल मुख्य रूप से वर्षा आधारित होती है, संपूर्ण रूप से नहीं, मुख्य रूप से। ठीक है बच्चों, लेकिन रबी की जो फसल है वो मुख्य रूप से सिंचाई पर आधारित है। यदि मैं दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के मावट को छोड़ दूं और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ दूं, तो संपूर्ण भारत में वर्षा जून के बाद ही होती है, अर्थात ग्रीष्मकालीन वर्षा ही होती है। इस कारण से रबी की फसल सिंचाई पर आधारित होती है। ठीक है बच्चों, तो 85% उत्तरी भारत में गेहूं पैदावार होता है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। हमने चावल में देखा था कि 1/4 से अधिक क्षेत्र में चावल किए जाते हैं, जबकि गेहूं कितने किए जाते हैं बच्चों? 14% भाग पर, कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर ही गेहूं की कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान प्रमुख इसके उत्पादक राज्य हैं। ठीक है बच्चों, पंजाब व हरियाणा में इसकी उत्पादकता सर्वोच्च है। विशेष रूप से बच्चों हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा अत्यधिक तेजी देखी गई। कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा में। और यदि मैं इस तरीके से कहूँ कि हरित क्रांति का प्रमुख प्रभाव जो हुआ वो गेहूं की फसल में ही देखा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने देखा कि कौन कौन से उत्तरी भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में गेहूं की फसल होती है। आइए इसे मैप के द्वारा भी हम देख ले एक बार। तो इस मैप में हमें देखने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है बच्चों कि जो गहरा रंग है, ये गहरा रंग प्रमुख जो क्षेत्र है उसको दर्शाता है। साथ ही ये जो हल्का क्षेत्र है, ये हल्का रंग जो दिख रहा है हमें, ये हल्का रंग गौण क्षेत्र को दिखाता है। तो मुख्य क्षेत्र के अंतर्गत ये जम्मू वाला हिस्सा बच्चों, ये हिमाचल और उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी यूपी, ठीक है बच्चों, उत्तरी और मध्य प्रदेश, ये प्रमुख रूप से क्या है? गेहूं उत्पादक देश है। इसी के साथ ही यदि मैं गौण उत्पादक क्षेत्र बताऊं तो यह है पूर्वी यूपी, उत्तरी बिहार, राजस्थान का दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र, गुजरात का उत्तरी गुजरात और कुछ ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, यह गौण उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्रों में भी गेहूं की पैदावार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा मुख्य रूप से उत्तरी भारत में ही गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, और यहाँ पर किस प्रकार की खेती की जाती है? रबी के रूप में इसकी खेती की जाती है बच्चों। इसके बाद तीसरा देखते हैं हमारा है ज्वार। अब ज्वार जो होता है बच्चों वो मुख्य रूप से खाद्यान्न भी होता है और चारे की फसल के रूप में भी उपयोग में लिए जाता है। तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटा अनाज होता है। ठीक है, ये जो ज्वार होता है ये मोटे अनाज के अंतर्गत
ये मोटे अनाज के अंतर्गत होता है। तो 16.5 क्षेत्र में 16.5 क्षेत्र में मोटा अनाज बोया जाता है और इस मोटे अनाज में सर्वाधिक मात्रा में 5.3% पर ज्वार होता है। अब ये देखो, इसमें भी दक्षिण और उत्तर भारत में अलग अलग परिस्थितियों में यह बोया जाता है। हमने देखा था बच्चों, दक्षिण व मध्य भारत की अर्ध शुष्क परिस्थितियों में यह प्रमुख खाद्य फसलें हैं। अर्ध शुष्क परिस्थितियों में महाराष्ट्र देश का आधे से अधिक ज्वार उत्पन्न करता है। इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अन्य उत्पादक राज्य हैं। उत्तर भारत में खरीफ की फसल, दक्षिण में खरीफ व रबी की दोनों के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ अर्ध शुष्क परिस्थितियों में यह बोया जाता है, इस वजह से उत्तर भारत में खरीफ की और दक्षिण भारत में खरीफ और रबी दोनों परिस्थितियों में यह उगाया जाता है। आइए एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर उगता है ये। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि ज्वार उत्पादक क्षेत्र मुख्यतया महाराष्ट्र में ही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक का कुछ हिस्सा, उत्तरी हिस्सा कर्नाटक का, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इसके सराउंडिंग, इसके आसपास के जो क्षेत्र है, वैसे ही यहाँ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, यहाँ पर भी ज्वार उत्पादक क्षेत्र होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन मुख्यतः यह दक्षिण भारतीय फसल मानी जाती है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसका उत्पादन किए जाते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट है बाजरा। अब बाजरा का हम सब जानते हैं बच्चों, जो बाजरा की जो फसल है वो शुष्क क्षेत्रों में उत्पन्न की जाने वाली फसल है। अर्थात इस प्रकार का जो फसल है वो शुष्क क्षेत्र, गर्म क्षेत्र, इनमें उत्पादित की जाती है। अब भारत में जो गर्म और शुष्क क्षेत्र है वो कहाँ पर है? पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा में इसके उत्पादक क्षेत्र है। और यह टोटल बोए गए क्षेत्र का 5.2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है बच्चों, तो 5.2% भाग पर बाजरे की खेती की जाती है। और इस किस प्रकार की जलवायु में होता है? ये गर्म व शुष्क जलवायु में, विशेष रूप से राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, हरियाणा में, ठीक है बच्चों, गुजरात में और मध्य प्रदेश विशेष रूप से की जाती है। इसके बाद देखते हैं मक्का। मक्का के को खाद्य एवं चारा फसल दोनों के रूप में बोया जाता है और देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 3.6% भाग पर मक्का बोई जाती है बच्चों। दक्षिण राज्यों में अधिक उत्पादन की जाती है और समस्त भारत में उत्पादन किया जाता है। मक्का का उत्पादन समस्त भारत में, एक पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में मक्का उत्पादित की जाती है। विशेष रूप से दक्षिण भारत में इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। आइए इसको उत्पादन को हम देख लेते हैं बच्चों। इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि लगभग समूचे भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। यदि नॉर्थ ईस्ट और ये पूर्वी क्षेत्र को मैं छोड़ दूं, नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी क्षेत्र को छोड़ दूं तो समूचे भारत में मक्का का उत्पादन किया जाता है। विशेष रूप से मैं बात करूं बच्चों तो यहाँ दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का ये क्षेत्र, ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, तमिलनाडु, समूचे भारत में, जम्मू कश्मीर में, समूचे भारत में मक्का का उत्पादन किया जाता है। कहीं कम किया जाता है, कहीं ज़्यादा किया जाता है। ये हमें चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों सभी चित्र, ये जो मैप हमें जहाँ पर दिए गए हैं उन सभी मैप को हमारे एटलस में देखना है और खाली मैप में उन्हें अंकित भी करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं बच्चों दालें। आखिर में दालों का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? अब दालें हमारे भारतीय जनमानस में ज़्यादा आवश्यक हो गई है। क्यों हो गई है बच्चों? क्योंकि अधिकतर भारतीय शाकाहारी होने के कारण प्रोटीन का एकमात्र सोर्स है वो क्या है? दालें हैं। इस कारण से दालों की आवश्यकता भारत में बहुत ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है बच्चों। दालों से नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता में वृद्धि भी होती है। अब दालों को सरकार कहती है और दूसरे कृषि वैज्ञानिक भी कहते हैं कि दालों को अधिक मात्रा में बोया जाना चाहिए क्योंकि इससे मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। किस कारण से होती है? नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा होती है। इसके अलावा बच्चों में बात करूं तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र में मात्र 11% भागों में दाल की पैदावार होती है। यह बहुत कम है।
कहाँ कहाँ होती है? दक्कन का पठार, मध्य पठारी भाग, उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में खेती की जाती है दालों की। बच्चों यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि जो दालों की खेती है वो पहले ज़्यादा क्षेत्र में की जाती थी, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात, जो हरित क्रांति आई तो उसके पश्चात दालों के क्षेत्र और तिलहनों के जो क्षेत्र है उसकी जगह गेहूं और चावल ने ले लिए, और इस कारण से इनका क्षेत्र कम होता गया, इनका उत्पादन कम होता गया और गेहूं और चावल का उत्पादन भारी मात्रा में बढ़ गया। इस वजह से दालों में भी डिमांड ज़्यादा देखी गई है। आइए इस क्षेत्र के अंतर्गत देख लेते हैं कि दाल कौन कौन से उत्पादक क्षेत्र में होती है। यहाँ मैं बात करूँ बच्चों तो राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का ये शुष्क क्षेत्र, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का ये शुष्क क्षेत्र और छत्तीसगढ़, यहाँ पर मुख्य रूप से दालों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर लगातार रूप से हरित क्रांति के कारण इनका क्षेत्र घटता जा रहा है। सरकार के इसके विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिससे इसके क्षेत्र में वृद्धि हो सके। यहाँ इस चित्र के द्वारा बच्चों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको कि सन 2000 से लेकर के 2015-16 तक का एक हमारे पास चित्र है। इसके द्वारा हम बता रहे हैं कि यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन अर्थात घरेलू उत्पादन कितना हुआ और यहाँ इसकी कितनी उपलब्धता या डिमांड देखी गई। ये लाल लाइन द्वारा दिखा सकते हैं और ये नीली लाइन द्वारा हमें इसे घरेलू उत्पादन देख सकते हैं। तो लगातार साल दर साल, लगातार वर्ष के पश्चात हम देखने को मिल रहे हैं कि इन दोनों में गैप बढ़ रहा है, अर्थात डिमांड ज़्यादा हो रही है। नेट इंपोर्ट मतलब दालों का आयात ज़्यादा करना पड़ रहा है भारत देश को, और इस आयात के कारण हमें क्या है कि संपूर्ण रूप से जनता में प्रोटीन की भरपाई नहीं हो सकी और यहाँ पर कुपोषण की समस्या भी जन्म ले रही है। इस कारण से सरकार का विशेष रूप से ध्यान है कि दालों का उत्पादन बढ़ाया जाए। ठीक है बच्चों, तो इस चित्र के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर इंपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि चना, दालों के अंतर्गत जो प्रमुख फसल है वो क्या है? चना। ठीक है बच्चों, तो ये चना किस प्रकार की फसल है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप हरियाणा, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में फसल क्षेत्र में कमी आई है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र में मात्र 2.8% भाग पर चने की खेती की जाती है, जो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जा रही है बच्चों। आइए चना का जो क्षेत्र है वो देख लेते हैं बच्चों एक बार कि चना कौन कौन से क्षेत्रों में उत्पादित किया जाता है। राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में चना उत्पादित क्षेत्र है। अब यहाँ पर यदि हम सरकार ऐसे क्षेत्रों का विकास भी कर रही है, खास तौर से शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर चना उत्पादक के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, उन क्षेत्रों को चना और अन्य प्रकार की दालों के लिए प्रेरित कर रही है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं अरहर। अरहर की जो दाल है ये सेकंड नंबर पर होती है। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। यह मात्र 2% भाग पर ही टोटल बोए गए क्षेत्र का, जो टोटल शस्य क्षेत्र है उसका मात्र 2% भाग पर ही इसकी खेती की जाती है। और इसका प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक जो खेती की जाती है वो महाराष्ट्र में की जाती है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश अन्य प्रमुख राज्य है। तो तुअर में कौन सा क्षेत्र है? आइए बच्चों देखते हैं। स्पष्ट रूप से देखने से पता चल रहा है कि इस मैप में कि महाराष्ट्र बहुत प्रमुख क्षेत्र है तुअर उत्पादन में। इसके बाद गुजरात, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाला क्षेत्र और थोड़ा सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश थोड़े क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। लेकिन मुख्य रूप से तुअर उत्पादन में महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। आधे से ज़्यादा जो तुअर है वो महाराष्ट्र में उत्पादित की जाती है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार की फसलें देखे और आज इसमें देखा कि चावल, गेहूं, दलहन किस प्रकार से फसलें हैं, कहाँ उत्पादित होती है, उनके क्षेत्र किस प्रकार के हैं। अगली क्लासेज में दूसरे प्रकार की फसलों का क्षेत्र देखेंगे, विशेष रूप से तिलहन और रेशेदार फसलें, और देखेंगे कि भारत में कृषिगत कौन कौन सी समस्याएँ हैं और उनका क्या क्या उपाय किया जा सकता है बच्चों। धन्यवाद।